हाँ तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स, और कंस्ट्रक्टर में हम कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, और हमने यहाँ पर ये देख लिया था कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के थे, 3 प्रकार के थे। एक था डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, और तीसरा था कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है भाई। तो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो वर्ड याद रखना है वो कौन सा वर्ड याद रखना है, आर्गुमेंट। तो ऐसे कंस्ट्रक्टर जो कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, और ऐसे कंस्ट्रक्टर जो आर्गुमेंट लेते हैं क्या कहलाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। कौन से कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर को अभी हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट और पैरामीटर दोनों कंस्ट्रक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारा नया टॉपिक है वो है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। नया टॉपिक कौन सा है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ठीक है। अब हम यहां कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग से पहले समझने की कोशिश करते हैं ओवरलोडिंग क्या होती है। तो ओवरलोडिंग को समझने के लिए मैंने आपको एक टॉपिक समझाया था, फंक्शन ओवरलोडिंग। क्या पढ़ा था हमने, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब चूंकि जो कंस्ट्रक्टर है वो भी तो एक फंक्शन ही है, एक स्पेशल टाइप का क्या है वो, फंक्शन ही है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या था, जनरली हमने देखा है कि हम किसी भी फंक्शन का नाम सेम नहीं कर सकते, या दो से अधिक फंक्शन अगर हमारे पास है तो उनका नाम सेम नहीं हो सकता, और ना ही किसी वेरिएबल के नाम को हम सेम कर सकते हैं। इंटीजर ए, इंटीजर बी, तो ये तरीका तो सही है, 2 वेरिएबल है, दोनों की मेमोरी अलग अलग नाम से है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से कर देते हैं इंटीजर ए, तो फिर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेमोरी होगा उसमें 2 वेरिएबल बनेंगे ए नाम से, बनेंगे कि नहीं बनेंगे? yes. अब यहां पर जब आप वैल्यू स्टोर करोगे, आपने कहा a इक्वल टू 5, तो अब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? yes, क्यों होगा? इसलिए होगा कि ये जो 5 है ना, ये यहां स्टोर होगा या यहां स्टोर होगा, ये तो क्लियर हो ही नहीं पा रहा ना। इसीलिए वेरिएबल के नाम या मेमोरी के नाम सेम नहीं रख सकते। वैसे ही अगर आपने फंक्शन के नाम सेम कर दिए, आपने 2 या 2 से अधिक फंक्शन के नाम को क्या कर दिया, सेम कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे तो 3 फंक्शन में से कौन सा कॉल होगा, होगी नहीं होगी प्रॉब्लम? भाई वहां 2 तीनों स्टूडेंट्स के नाम सेम है, इसका नाम भी प्रिंस है, उसका नाम भी प्रिंस है, और उसका नाम भी प्रिंस है। अब जब कॉल करेंगे प्रिंस यहां आओ, तो फिर कौन सा आएगा, पता ही नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर आप नाम सेम रख रहे हो तो कुछ ऐसी चीज हो जो उस एब्सोल्यूटिव को क्लियर करे, मतलब उस अस्पष्टता की स्थिति को क्या करे, स्पष्ट करे, क्लियर करे। नहीं समझे? तो हम यहाँ पर जो प्रिंस नाम सेम कर रहे हैं उनके सरनेम अगर अलग होंगे तो हमें इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर हम यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि कौन से प्रिंस को कॉल किया गया है। वैसे ही हम ना तो वेरिएबल के नाम सेम रख सकते, ना ही फंक्शन के नाम सेम रख सकते हैं। लेकिन अगर आपको फंक्शन का नाम सेम रखना है तो फिर उसे क्या कह देंगे हम, ओवरलोडिंग। तो क्या केवल फंक्शन का नाम सेम रखना ही ओवरलोडिंग कहलाता है क्या? नहीं, वो तो तरीका ही गलत है। फंक्शन के 2 या 2 से अधिक फंक्शन के नाम को सेम रखना ये तो तरीका ही गलत है। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको फंक्शन के नाम सेम रखने हैं तो उनके आर्गुमेंट की संख्या अलग अलग रखनी पड़ेगी, भिन्न भिन्न रखनी पड़ती है। इसे ही हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या हुई? अगर एक क्लास के 2 या 2 से अधिक फंक्शन, अगर एक क्लास के और उनका नाम सेम हो,
और उन सबका नाम सेम हो, लेकिन उनके आर्गुमेंट की संख्या अलग अलग हो, उनके आर्गुमेंट की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। आया समझ? तो यहां तक तो अभी तक हमने बात की है फंक्शन ओवरलोडिंग की। इसकी बात की है फंक्शन ओवरलोडिंग की। अब चूंकि हमारा टॉपिक फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं है, हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब चूंकि कंस्ट्रक्टर भी तो फंक्शन है, तो डेफिनेशन वही बन जाएगी, यदि एक क्लास में दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेम नाम से हैं, यदि एक क्लास के अंदर दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन सेम नाम से हैं और उनके आर्गुमेंट की संख्या अलग अलग है, तो उसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। लेकिन बात आती है कि दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्शन फंक्शन के नाम सेम होना, नाम तो सेम हो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। अब चाहे आप एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन रखो, दो रखो, तीन रखो, चाहे 10 रखो, नाम तो सबका क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो जब आप उनको कोई नाम सेम रखोगे तो आपको उनके आर्गुमेंट्स क्या करने पड़ेंगे? संख्या उनकी अलग अलग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सीधी सीधी सी डेफिनेशन बनेगी, यदि एक क्लास में या दो से अधिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन उपस्थित हो, यदि एक क्लास के अंदर दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो और उनके आर्गुमेंट की संख्या अलग अलग हो, तो फिर क्या कहलाता है? वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहलाता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? अब इसको हम एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, जैसे सबसे पहले आपने यहाँ लिखा हैज इंक्लूड, ये टॉपिक हटा दो यहां से। तो पहले हमने लिखा हैज इंक्लूड IO stream डॉट h, क्या लिखा हमने? IO stream डॉट h, और उसके बाद आता है यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है भाई, उसके बाद सबसे पहले क्लास को डिफाइन करेंगे, क्लास पॉइंट। पॉइंट हमारे यहाँ क्या हो गया? क्लास का नाम हो गया। पॉइंट क्या हो गया? यहाँ क्लास का नाम हो गया। इंटीजर x और y यहाँ क्या हो गए? डेटा मेंबर। क्या हो गए? डेटा मेंबर। ये हमारा पब्लिक सेक्शन। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं कि कोई भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो होगा वो पब्लिक सेक्शन में ही लिखा जाएगा, प्राइवेट सेक्शन में नहीं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो ऑटोमेटिक कॉल होता है। क्या होता है? वो ऑटोमेटिक कॉल होता है, और ऑटोमेटिक कॉल होगा तो वो पब्लिक सेक्शन को हम कॉल कर सकते हैं फंक्शन को। अगर वो प्राइवेट में होगा तो फिर हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसी को तो डाटा हाइडिंग कहा जाता है। तो पब्लिक सेक्शन में हमने लिख दिया पॉइंट और ब्रैकेट लगा दिया। क्या लिख दिया? पॉइंट और फिर क्या लगा दिया? ब्रैकेट। अब इसमें कितने आर्गुमेंट है? और हमने यहाँ लिख दिया x इजकल टू 0 और y इजकल टू 0, और ये हमने एक फंक्शन को बंद कर दिया। कौन सा फंक्शन? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। क्लियर है? तो ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। कितना आर्गुमेंट ले रहा है? नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। क्या है ये? बिना आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर है ये क्या है? बिना आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम जिसे कह सकते हैं। तो जब ये पॉइंट कॉल होगा तो x और y की वैल्यू किससे इनिशियलाइज कर दी जाएंगी? 0 से इनिशियलाइज कर दी जाएंगी। आया समझ में? अब हमने यहाँ लिखा पॉइंट, तो देखो ये भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो गया। ठीक है, और हमने यहां पर ले लिया इंटीजर a। कितना आर्गुमेंट ले लिए? एक। उसको लिख दिया x इजकल टू y इजकल टू a। तो जो हम इसको आर्गुमेंट पहुंचाएंगे तो ये हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर हो गया?
वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। क्या हो गया ये? वन आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है कितने आर्ग्यूमेंट ले रहा है? एक ले रहा है, और उसी वैल्यू को हम x में स्टोर कर रहे हैं और उसी को ही y में स्टोर कर रहे हैं। तो दिक्कत यहाँ है। अब तीसरा कंस्ट्रक्टर, एक्चुअली हम यहाँ ओवरलोडिंग समझ रहे हैं ना, तो दो या दो से अधिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो होने ही चाहिए, तभी तो हम उस चीज को डिफाइन कर पाएंगे ठीक से। इंटीजर a और इंटीजर b, तो x इजकल टू a और y इजकल टू b। ये हमारे हो गए तीन फंक्शन, और तीनों ही इनलाइन हो गए शायद। यस सर। तीनों ही फंक्शन कैसे हो गए? इनलाइन फंक्शन हो गए। अब जो मैंने x और y में वैल्यू ली हैं तीन फंक्शन के थ्रू, उनको हम क्या करना चाहते हैं? प्रिंट करना चाहते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक फंक्शन यूज में लेंगे, वॉइड रिटर्न टाइप हो गया और शो हमारा हो गया फंक्शन का नाम। तो हमने यहाँ मैसेज डाल दिया सी आउट x इजकल टू x और सी आउट y इजकल टू y। बता समझ में आया या नहीं आया? यस सर। क्लियर है? और यहाँ आकर हम हमारी क्लास को क्या कर देते हैं? क्लोज कर देते हैं। तो ये सारे फंक्शन मैंने इनलाइन फंक्शन डिफाइन कर दिए, क्योंकि इससे मेरे प्रोग्राम का या मेरी क्लास का साइज बड़ा नहीं हो रहा। अगर मेरी क्लास का साइज बड़ा हो रहा था तो मैं इन्हें बाहर भी लिख सकता था, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपके यहाँ। बताइए समझ में आया या नहीं आया? यस सर। अब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ ले लिया इंटीजर मेन पॉइंट p1। तो अब ये किसको कॉल करेगा? पॉइंट जो है p1 किसको कॉल करेगा? इसको या इसको? सबसे पहले पहले वाले। क्यों? क्योंकि ये कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहे हैं। अब देखो पॉइंट तो सबके नाम है, इसका भी नाम पॉइंट है, इस फंक्शन का नाम भी पॉइंट है और इस कंस्ट्रक्टर का नाम भी पॉइंट है, तीनों का नाम पॉइंट है। तो कंफ्यूजन यहाँ ये क्रिएट होगा कि इसको कॉल करें या इसको कॉल करेगा या इसको कॉल करेगा। तो नाम तो सेम है, लेकिन उनके आर्गुमेंट भी तो अलग अलग हैं। इसके पास तो कोई आर्गुमेंट ही नहीं है, इसके पास एक आर्गुमेंट है, उसके पास दो आर्गुमेंट है। तो जब हम P1 को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके पास P1 के पास कितने आर्गुमेंट है? एक भी नहीं। तो ये उस फंक्शन के पास जाएगा जिसके पास एक भी आर्गुमेंट नहीं है। तो इस तरह से ये कॉल किसको कर देगा? इसको। क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत समस्या परेशानी? उसके बाद हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं पॉइंट P2, एक नया ऑब्जेक्ट हो गया। इसको कितनी वैल्यू दी हमने? एक। तो ये अब इसको कॉल कर लेगा, इसके पास ही एक आर्गुमेंट है। एक हमने लिख दिया पॉइंट P3, 7 और 8। अब ये कॉल कर लेगा इसको। बताया यहाँ पर कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो? ये जो पॉइंट P1 लिखा है, हाँ, आर्गुमेंट कुछ नहीं दिया, हाँ, और इसकी जगह P1 लिख के इधर कुछ आर्गुमेंट दे सकते थे। हाँ बिल्कुल। अगर आप यहाँ पर P1 लिख के 9 देते तो फिर कॉल ये नहीं होता, फिर कॉल ये होता, क्योंकि फिर इसकी बात हो रही है, क्योंकि एक आर्गुमेंट इसके पास है। 1-2 से इससे फर्क नहीं पड़ता। 1-2 से मतलब नहीं, वो तो नाम है, वो तो नाम है। ऐसे रख ले PQR, क्या फर्क पड़ रहा है उससे? नाम है, वो तो सेम रह जाएंगे नाम। इसलिए मैंने इसको P1 दे दिया नाम, इसको P2 नाम दे दिया, इसका P3 नाम दे दिया। बात तो वही है, नाम बदले P1 P2 P3 से क्या फर्क पड़ेगा? वो तो ऑब्जेक्ट के नाम है। P1 P2 P3 यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट के नाम है, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा। बता समझ में आया या नहीं आया? अब हमें होगा क्या यहाँ तक वो देखते एक बार। जैसे ही P1 को हमने लिखा तो मेमोरी में हमारे एक्स वाई क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे? मैं हटा देता हूँ। ये हमारे x हो गया, ये y हो गया, किसके लिए? P1 के लिए। और जब इसको कॉल करेंगे तो हमारी x और y की वैल्यू किससे मिल जाएगी? 0 से। फिर यही वापिस आएगा। फिर P2 जैसे ही आपने लिखा है तो P2 के लिए कौन क्रिएट होंगे? x और y। और ये ऑटोमेटिक कॉल किसको कर देगा? इसको, क्योंकि इसके पास ही एक आर्गुमेंट है। तो x और y में क्या आ जाएगा? 5 सही बात है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना? फिर
जैसे ही हम P3 पे जाएंगे तो P3 फिर क्रिएट होगा x और y के साथ, यस सर और यहाँ क्या जाएगा 7 तो अब इसको कॉल करेगा। अब मुझे P1 P2 P3 की वैल्यू को प्रिंट करना है। क्या करना है मुझे? हाँ, तो हमने यहाँ लिखा सी आउट वैल्यू ऑफ P1R स्लैश n, P1 की वैल्यू को। ठीक है, तो कॉल किसको करें हम? शो को। किसके लिए? P1 के लिए। तो हमने यहाँ लिख देंगे P1 डॉट शो। ठीक है, फिर हम कॉल करेंगे सी आउट वैल्यू ऑफ P2R स्लैश n, फिर यहाँ आ जाएगा P2 डॉट शो। ऐसे ही हम यहाँ कॉल कर देंगे सी आउट वैल्यू ऑफ P3R और यहाँ आ जाएगा P3 डॉट शो, और यहाँ रिटर्न 0। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर इंटीजर में लिया है। बताओ समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है? अब जैसे ही आप यहाँ कॉल करते हैं सी आउट को मतलब हो गया वैल्यू ऑफ P1R। ये तो मैसेज है आपका, ऐसे कैसे प्रिंट हो जाएगा, यहाँ लिख लिया आउटपुट। तो जैसे आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा मिल जाएगा वैल्यू ऑफ P1R स्लैश n से लाइन चेंज हो गई। फिर कॉल किसको कर दिया आपने? P1 डॉट शो। P1 डॉट शो कॉल हो जाएगा P1 के लिए। x इजकल टू और y इजकल टू ये मैसेज है, तो x और y की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? अब 0 0। फिर कॉलिंग किसके लिए हो रही है? P1 के लिए। और P1 x और y कौन से है? P1 के x y 0 0 है। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? फिर वापस यहीं आ गया आप P1 डॉट शो पे। फिर यहाँ क्या हो रहा है? सी आउट वैल्यू ऑफ P2R, तो यह मैसेज हो जाएगा वैल्यू ऑफ P2R। किसको कॉल किया है? P2। तो यहाँ x और y किसके प्रिंट होंगे? P2 के। तो x इजकल टू 5 और y इजकल टू भी 5। फिर वापस यहीं आएंगे तो वैल्यू ऑफ P3R, तो मैसेज आएगा वैल्यू ऑफ P3R। तो x कितना प्रिंट हो जाएगा? 7 और y प्रिंट हो जाएगा 8। अब देखो, नाम यहां पर तीनों फंक्शन के सेम है, फिर भी हमने अलग अलग वैल्यू इनिशियलाइज कर ली और उनको अलग अलग हमने प्रिंट करवा दिया। तो जब एक ही क्लास में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर मौजूद हो लेकिन उनकी आर्गुमेंट की संख्या अलग अलग हो तो उसे हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को यहाँ तक? ठीक है।